गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे जो बेस्ड होगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया वो हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमने बात की कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स कैसे बनते हैं या डबल सोल्ट्स किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट से। वो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज का इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो टर्म्स बार बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाली हैं उनके बेस पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो बेस है वो यहीं से चलता है और यहीं से समझना है क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, किस तरीके से हम उनकी डिफरेंट टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, उन सबको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करें जिसके बारे में आप जानते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में जो आपने पढ़ा अभी तक वो ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट इट करते हैं। जो भी आयंस, वो आयंस जिनका डिसोसिएशन ना हो सके, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, उन आयंस को हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखते हैं। और अगर यदि हम इसको एक जनरल रिलेशन लिखें या एक जनरल फॉर्म लिखें इसकी, तो वो ये लिख सकते हैं कि मेरा कोई भी एक मेटल होगा और उस मेटल के साइड में लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, एन नंबर लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। अगर यदि ये कोई भी चार्ज्ड भी हो सकता है, अनचार्ज्ड भी हो सकता है, तो ये ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उनको बोलते हैं जो आयंस कभी अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तीन टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? या तो ये न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज अगर यदि हम पुट ना करें, कोई भी चार्ज नहीं डालते हैं, तो ये न्यूट्रल है। अभी फिलहाल ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर यदि हम दूसरे बात करें तो ये कैटाइनिक भी हो सकते हैं। कैटाइनिक मतलब कि इनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कैसे? जैसे हम एक छोटे से टर्म से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में कोई भी, जैसे हम जो सिंपल सी टर्म पढ़ते हैं, जैसे हम कोई भी कंपाउंड लिख रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब भी हम कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखें, हर फॉर्मूले में पहले हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है और उसके बाद हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। हमेशा इस तरीके से हम लिखते हैं। हमेशा जब भी हमें कोई कंपाउंड लिखना होता है तो उसमें पॉजिटिव पार्ट पहले, बाद में उसका नेगेटिव पार्ट होता है। उसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, या स्क्वायर ब्रैकेट, अभी फिलहाल आप स्क्वायर ब्रैकेट अज्यूम करके चलो, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपका आगे लिखा है और इसके पीछे कुछ भी लिखा है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, CuNH3, ठीक है, और इसके बाहर लिखा है 6 और इसके बाहर मैंने लिख दिया Cl2 ले लेते हैं या Cl1 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा आगे लिखा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यदि ये आयन टूट गया, आयन निकल गया, तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा। क्लियर है? मे बी हो सकता है ये एनाइनिक भी हो। एनाइनिक मतलब कि भाई इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। और अगर यदि ये नेगेटिव पार्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ चला जाएगा? फ्रंट फुट पे नहीं, ये बैक फुट पे चला जाएगा। बैक फुट का मतलब जैसे क्लोरीन लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यही कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं कि हमने कहा CuNH3, ठीक है, लेकिन ये 2 है और Cl4 है। Cl2 ले लो, Cl2 4 ले लिया, 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया K2। मान लेते कोई ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, और हमने कहा अब देखो पोटाशियम मेरा आगे लिखा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा पीछे लिखा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पीछे लिखी है। दैट मीन्स ये मेरा एनाइनिक पार्ट हो गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, या तो वो कैटाइनिक हो सकता है, एनाइनिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अगर यदि हम बात करें, सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? सेकंड पॉइंट आता है अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने उसको लिखा
तो दूसरा पॉइंट आता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? सेंट्रल मेटल एटम वो एलिमेंट होंगे या वो मेटल होगा जिसके चारों तरफ, जिसके सराउंडिंग में कोई भी लिगेंड आके अटैच होने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में कोई 4 लिगेंड है, वो सराउंड करने लग रहे हैं किसको? मेटल को। जिसके पास, दूसरी कंडीशन अगर यदि हम ये समझें कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, हम सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में जिसमें बोले तो सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होगी, तो वो होगा सेंट्रल मेटल एटम। जिसके सराउंडिंग में लिगेंड्स आके अटैच हो सकते हैं या लिगेंड्स जहां के अटैच होंगे उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? चलो, तीसरी टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लीगेंड। ध्यान से समझना अब इस चीज को। तीसरी टर्म जिसको हम बोलते हैं लीगेंड। लीगेंड कौन होंगे? पहली टर्म जिसको आपने पढ़ा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिगेंड्स कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दो टर्म्स में हो सकते हैं, या तो वो लोन पेयर की टर्म में हो या फिर नेगेटिव चार्ज की टर्म में हो सकते हैं। दो टर्म्स में हो सकते हैं, या तो वो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो लिगेंड्स वो होते हैं जो एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट ऑफ लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। अब ये क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये डोनेशन करेंगे किसको? मेटल को। मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और जब डोनेट करेंगे तो हम इनको बोलते थे लिगेंड्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ इसके बारे में। अब दूसरा पॉइंट सुनना, लिगेंड्स से रिलेटेड क्या पॉइंट है। कोई कॉम्प्लेक्स है, हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट तो ये है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक मेटल हुआ M, उसके सराउंडिंग में लिगेंड्स जुड़े N लिगेंड्स उसके सराउंडिंग में, वो X पॉजिटिव भी हो सकता है, X नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया, मान लो ये मेरा कोई भी लिगेंड है। एक कंपाउंड ये है जिसको मैंने कहा M मेरा कोई भी मेटल है, और उसके सराउंडिंग में आ गया L, और फिर L जुड़ गए, वो जुड़ गए 8। उसके बाद में हमने कहा कि N है वो B, Y है वो C, और मेरा चार्ज इस पे X पॉजिटिव ही है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स है, जो ये कंपाउंड लिखा है, इसमें L है वो सभी के सभी L हैं, सारे के सारे L हैं। मतलब जितने भी लिगेंड्स हैं वो सभी के सभी सेम हैं, सारे के सारे सेम लिगेंड्स हैं। यहाँ पे तो सेम है। यहाँ पे लिगेंड्स देखे, जो ये एलिमेंट है, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन इसको सराउंड करने वाले ये हैं लिगेंड्स, और ये लिगेंड L है, N है, Y है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है। ये लिगेंड्स है वो डिफरेंट है। दोनों में मतलब समझना है, दोनों का डिफरेंस समझना है, दोनों को डिफाइन करना है। तो अगर यदि सेम लिगेंड हैं तो इनको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? होमोलैप्टिक लिगेंड्स। अगर यदि कोई लिगेंड ऐसे हैं जो डिफरेंट है, एक से ज़्यादा लिगेंड्स अगर आते हैं, एक से ज़्यादा, दैट मीन्स हम इनको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स। दोनों को ध्यान रखना है। हमारे लिगेंड्स दो तरीके के हो सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला होमोलैप्टिक और दूसरा हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स। क्लियर हो गया पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लिगेंड से रिलेटेड। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारी हुई लिगेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, दैट इज फोर्थ टर्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर।
इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस पॉइंट को समझने में, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं देखो सुनो, अगर यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको सिंपल टर्म में ये कह सकता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 6 लिगेंड्स हैं, वो ये जुड़े हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं जहां पे लिगेंड्स मेटल को, ध्यान से समझ रहे हैं इस टर्म को, लिगेंड्स मेटल को जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कवर करते हैं या सराउंड करते हैं, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना के उसको सराउंड करते हैं, ये बात ध्यान से समझनी है। मतलब जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे किसी भी मेटल के सराउंडिंग में, उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब इसका मीनिंग समझो, यहाँ पे कितने हैं तो 6, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 6 लिगेंड्स जुड़े हैं, दैट मीन्स 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि भाई ये 6 ही होगा, बाय डिफॉल्ट हो भी सकता है। क्यों हो सकता है सुनो, जैसे मान लो सपोज करते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड है MnCl6, ये लिख दिया मैंने, Cl6 हो गया। और फिर इसके आगे मैंने लिख दिया भाई कोई भी कंपाउंड के ऊपर ये लिख दिया मैंने 4, K4MnCl6, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है K4FeCN6, CN6 पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। अगर मेरा ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरा 6 नंबर लिखा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, क्योंकि मैग्नीज ने 6 लिगेंड्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, Cl 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 और Cl, बिल्कुल सही है। साइनाइड ने भी सेम काम किया है, 6 Cl जुड़े, 6 Cl जुड़े, तो 6 Cl जुड़े तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब एक बात, अगर यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे इसकी जगह पे ये MnEn का होल थ्राइस एंड दैट इज ब्रैकेट बंद, और मैंने इसके ऊपर चार्ज दे दिया 2 पॉजिटिव। अब मैं पूछ लूँ कि बताओ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आपका ध्यान तो एक ही चीज पे जाएगा, जितना नंबर इसके पैरों में लिखा होता है, जो नंबर इसके पैरों में लिखा होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बहुत गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपको ये पहचानना है कि ये लिगेंड किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लग रहा है, इस मेटल के साथ इसने किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि जब आप मैग्नीज के लिए इस En को देखोगे, इथाइलिन डायमीन, इसको जब आप देखोगे तो ये हमेशा CH2 यहाँ पे लिख देते हैं CH2NH2, ठीक है। एक मेरा हो गया इस तरीके से NH2 CH2 और यहाँ पे NH2, फिर इसके बाद में 2 ये हो गए NH2 CH2 और CH2, ठीक है। हमने ये बॉन्ड बना दिए। अब देखो इन्होंने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। जब आप इथाइलिन डायमीन के स्ट्रक्चर देखोगे तो वो होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो उसके पास 2 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले सेम लिगेंड है, लिगेंड आपका एक ही है, लेकिन वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इस मैग्नीज को सराउंड कर रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मीन्स अगर किसी भी जगह पे आपसे कोई ये बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो पैरों में लिखा है, तो वो गलत है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो किसी भी मेटल के साथ में जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें गलती मत करना, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। चलो अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। चलो ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है
जिसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 5, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर यदि हम समझें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिसके अंदर कोई भी मेटल है वो लिगेंड्स के साथ किस तरीके से बॉन्ड बना के बैठा है। कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल है वो किसी भी लिगेंड के साथ में किस तरीके से बॉन्ड बना के बैठा है। मतलब अगर यदि जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मेटल की जगह पे आयरन लिख दिया, ठीक है, वो साइनाइड के साथ में बॉन्ड बना रहा है, CN 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 और CN, ठीक है, हो गया। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको बोल दिया हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि हमारे पास यही तो होता है, मेटल फिर उसके बाद लिगेंड्स। जितने मेटल होंगे जितने लिगेंड्स होंगे उन सभी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट पुट डाउन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, ये तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब या तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स, मान लो सपोज करो मेरे पास 4 पोटाशियम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आगे 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस तो करते हैं ना भाई, सोडियम पॉजिटिव है तो क्लोरीन माइनस चार्ज होता है, तो उनको हम सबको इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। ये जो आयन लिखा है जो बाहर लिखा होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा होता है, जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा आयन? कौन सा आयन? तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सी टर्म में दैट इज काउंटर आयन। काउंटर आयन जो हमारे बाहर आयन से लिखे होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, या तो वो अगर यदि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है तो इसके बैक साइड में लिखा होगा, अगर यदि ये नेगेटिव पार्ट है तो इसके फ्रंट में कोई ना कोई आयन लिखा होगा, और वो आयन कहलाता है काउंटर आयन, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। और उसी को, क्योंकि ये आयनाइज हो सकते हैं, क्योंकि ये आयनाइज हो सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर। अगर मेरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये वाला मेरा आयनाइजेशन स्फीयर होगा। ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये मेरा आयनाइजेशन स्फीयर। अब दोनों में ध्यान से समझना इस चीज को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर दोनों के दोनों एक दूसरे से आयंस की टर्म में जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड बना के एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। क्लियर है पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टर्म जिसमें हमने बात की कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जहां पे लिगेंड्स मेटल के साथ में जुड़े होते हैं। दूसरा पार्ट काउंटर आयन में भी पॉजिटिव हो सकता है, काउंटर आयन में भी नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा आयनाइजेशन स्फीयर, जो काउंटर आयन जिस स्फीयर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा के लिए याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसी भी मेटल की होगी। कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके लिगेंड्स जो उस पर अटैच्ड हैं उन पे कितना चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे कितना चार्ज है, उन दोनों से ही हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से। अब जो पॉइंट सुनना है वो ये, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप वर्नर थ्योरी पढ़ोगे, जब आपको हम वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे इससे नेक्स्ट पॉइंट में, तो वर्नर थ्योरी ये कहती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी हमें डिफाइन करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि किस तरीके से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है?
आयनाइजेशन स्फीयर में किस तरीके के जो एटम्स है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे अच्छे से। प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसेस क्या क्या होती है, किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करती है, उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही चुका है। बात करते हैं चार्ज की। इस पे चार्ज क्या होगा भाई, चार्ज क्या होगा? चार्ज तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसके ऊपर या तो x+ हो सकता है या फिर वो माइनस चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो चार्ज निकलता है मेटल के ऊपर, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो भी मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो भी लिगेंड्स जुड़े हैं उनके ऊपर चार्ज होगा, दैट इज इक्वल्स टू x चार्ज के बराबर। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से, और वो ये है कि पॉइंट नंबर जो भी है 8, 9, 10 जो भी बना है उसको नोट कर लेना। पॉइंट नंबर जो भी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई भी मेटल है M, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर कोई भी मेटल M है वो किसी भी लिगेंड के साथ जुड़ता है, ठीक है, किसी भी लिगेंड के साथ जुड़े। अगर यदि वो इस लिगेंड ने अपना लोन पेयर दिया और एक लिगेंड केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, कोई भी एक लिगेंड है, एक सिंपल सा कोई भी एक लिगेंड है, अगर यदि वो किसी भी मेटल के साथ में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड, तब तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी टर्म नहीं बनी इसके लिए। हम बोलते हैं इसको डेंटिसिटी। कोई भी टर्म नहीं बनी मतलब इसको मोनोडेंटेड बोलते हैं, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए इसके लिए जो एक अलग से टर्म बतानी है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई भी ये लिगेंड है, इसने इस मेटल को कनेक्ट किया है केवल एक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर यदि यही मेटल किसी भी एक लिगेंड के थ्रू जुड़ते हैं, ध्यान से समझना, कोई भी एक लिगेंड है वो मेटल से बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन अब उसके पास अटैकिंग साइट एक से ज़्यादा है, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई एक लिगेंड किसी भी एक मेटल के साथ में कोई भी 2 साइड से अटैकिंग करता है, 2 साइड से, 3 से, 4 से, तो वो हमेशा अपने लिए एक रिंग बनाते हैं। रिंग देखो ध्यान से, ये रिंग होगी, ठीक है। तो इस रिंग को बनना हमारे पास एक नया वर्ड देते हैं जिसको बोलते हैं हम चिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट। ध्यान से समझना इस चीज को। जो ये रिंग बनने लग रही है, ये रिंग सबसे पहले कहलाते हैं चिलेट, और चिलेट अगर रिंग बन चुकी है तो हम बोलेंगे इसको चिलेट रिंग, और इसी से हमारे पास में एक इफेक्ट निकल के आ जाता है जिसको हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? चिलेटिंग इफेक्ट। पहला पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है, वो ये कि जो ये चिलेट रिंग है वो कहाँ पे स्टेबल करेगी, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल करेगी? तो चिलेट रिंग सबसे ज़्यादा जो स्टेबल करती है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबल करती है। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। चिलेट रिंग सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स बहुत ही कम स्टेबिलिटी शो करती है। बहुत ही कम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इनके बीच में इतना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा। रिंग स्ट्रेन का मतलब, अगर यदि हम किसी भी एक रिंग को देखें, अगर उसको मोड़ने की कोशिश करें, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है कि रिंग स्ट्रेन क्या होता है। ये पेन है, मैं इसको बेंड करने की कोशिश करूँ, बेंड करूँ, कितना करूँ, इसके अंदर वही बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मोड़ दूँ तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। 5 और 6 के बीच में बहुत कम रिंग स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, लेकिन 3 और 4 में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, टूट जाती है। तो इस वजह से ये 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स ज़्यादा स्टेबल होती है। और इसी टर्म को हम डेंटिसिटी एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या कहती है? कि कोई भी मेटल होगा,
उसको लिगेंड कितनी साइड से अटैक कर रहा है, कोई भी मेटल होगा उसको कितनी साइड से अटैक कर रहा है। वो लिगेंड्स में भी मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब अगर यदि एक साइड से अटैक कर रहे हैं, वही लिगेंड्स आपके बाइडेंटेड भी हो सकते हैं, क्या पता शायद वो दो साइड से अटैक कर रहे हो। वही लिगेंड्स आपके ट्राइडेंटेड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी डेंटिसिटी वेरी करती है, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पेंटाडेंटेड वगैरह वगैरह। ठीक हो, जब हम इनमें लिगेंड्स के नाम पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कौन से मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, और उनके किसी भी नाम को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये था हमारा जो बेसिक इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इसमें यूज होने वाली है, उन सब के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। 8 से 10 टर्म्स बनती हैं जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और शायद साथ साथ में आपने पेन और नोटबुक से आपने नोट कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टर्म में आपको कोई भी डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।